गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो, तो करें स्टार्ट। बढ़िया है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन कर लिए थे क्या? क्वेश्चन जो मैंने दिए थे शीट पे, जो उस पे ग्रुप पे क्वेश्चन डाले थे, वो कर लिए सबने? इजी थे ना वो? तो हो गए होंगे सबके, है ना? पूरे हो गए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो बस मेन वही थी कि अपने को फॉर्म समझनी थी कि कौन सी फॉर्म का यूज कैसे करना है ना? तो अब मेनली अपने पास क्या है कि जैसे एक तरह से अब अपने पास चार पांच फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, चार पांच पांच फॉर्म आ चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास आता है कि इन फॉर्म का कन्वर्जन करना अपने। नेक्स्ट आता है इन फॉर्म का कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन करने का मेन पर्पस क्या है? कन्वर्जन करने का मेन पर्पस है कि जनरली अपन जब भी लाइन की इक्वेशन की बात करेंगे, जब भी अपन लाइन की इक्वेशन की बात करेंगे ना, तो वी हैव टू फाइंड एम ए बी अल्फा एंड पी। ठीक है, ये पांच चीजें अपने को निकालनी रहती है, एम ए बी अल्फा एंड पी। ठीक है, एम लाइन का स्लोप, ए एक्स इंटरसेप्ट, बी वाई इंटरसेप्ट, पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, राइट? अभी बताता हूं फिर। और अल्फा, अल्फा परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस से एंगल। ठीक है, आप लिख सकते हो कन्वर्जन, कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म, कन्वर्जन फ्रॉम जनरल इक्वेशन टू अदर फॉर्म, कन्वर्जन फ्रॉम जनरल इक्वेशन टू अदर फॉर्म, ऐसा लिख सकते हो। वन फॉर्म टू अनदर तो मत लिखो, कन्वर्जन फ्रॉम जनरल इक्वेशन टू अदर फॉर्म, कन्वर्जन फ्रॉम जनरल फॉर्म टू अदर। ठीक है, जनरल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, लाइन की इक्वेशन मान लो मैंने दे रखी है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मेनली आपको कन्वर्ट करना है y बराबर एम एक्स प्लस सी में, आपको कन्वर्ट करना है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 में, और आपको कन्वर्ट करना है x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p में। कन्वर्ट करने का पर्पस एक ही है, कन्वर्ट करने का पर्पस एक ही है कि एम ए बी अल्फा और पी की वैल्यू निकालना है। ठीक है, एम ए बी और अल्फा पी की वैल्यू अपने को निकालना है। अब कुछ कुछ है, जैसे ए है बी है, आप बोले सर ए और बी की वैल्यू तो अपन वैसे भी निकाल लेते हैं, लाइक वाई जीरो और एक्स जीरो करके भी निकाल लेते हो। एक एक्स इंटरसेप्ट है, वाई जीरो करके भी आ जाता है, बी वाई इंटरसेप्ट है, एक्स जीरो करके भी आ जाता है, वहां से भी निकाल सकते हैं, वो भी निकाल सकते हैं। एक बार अपन फॉर्म में कन्वर्ट करना पहले सीख लेते हैं, फिर जहां से जो इजी लगेगा वो अपन करते जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ax को उधर लेके जाऊंगा सबसे पहले, c को भी उधर ले जाएंगे, और फिर आप b से इसको डिवाइड कर देंगे, तो b से डिवाइड कर देंगे तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे ये अब आपका m का काम करेगा, ठीक है, और ये आपका c का काम करेगा, c मतलब ये वाला c हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अपने को पता चली है, यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चली है कि लाइन का स्लोप क्या है, माइनस ए बाय बी। लाइन का स्लोप है माइनस ए बाय बी, स्लोप इज माइनस ए बाय बी। व्हाट इज माइनस ए बाय बी? ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, है ना? अगेन मैं एक बात फिर से रिपीट कर देता हूं बेटा, कि ये सारी बातें अपन आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली लाइन और पैरेलल टू वाई एक्सिस वाली लाइन
और लाइक ओरिजिन से पास हो रही है, ये 2-3 लाइन आप छोड़ देना, उसका अपन अलग से पार्ट अलग से अपन कैलकुलेट करते हैं, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट किसी में हो पाएगी किसी में नहीं हो पाएगी, तो उसको आप कन्वर्ट इससे कन्वर्ट करने की कोशिश मत करिएगा, है ना। तो सबसे पहली चीज मुझे स्लोप पता लग गया। स्लोप कैसे निकालना है, माइनस ए बाय बी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई करके निकालना है। लेकिन तब करना है आपको ये जब आपके x वाली टर्म और y वाली टर्म एक ही साइड पर हो, ये ध्यान रखना। x वाली टर्म और y वाली टर्म एक ही साइड पर हो, then the slope of the line is minus a by b. For example 3x plus 2y plus 1 equals to 0, 5x minus y plus 7 equals to 0, and x minus 4y plus 9 equals to 0, and x is equals to 5y plus 7. इसका स्लोप आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इसका स्लोप आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इसका स्लोप आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब मैंने क्या बोला था कि x और y वाली टर्म एक ही साइड पे रहनी चाहिए, एक ही साइड पे रहनी चाहिए, तो 5y को इधर ले लो, भले 7 को भी लेना हो तो ले लो। तो इसका स्लोप क्या बोलोगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 1/5। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। क्लियर है बच्चों, निकाल सकते हो स्लोप। x और y वाली टर्म बस एक ही साइड पे रखना, इतना सा बात मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना। हाँ ठीक है, चलो a और b निकालना है। a और b निकालने के लिए आपको x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा a और b निकालने के लिए, ठीक है। p अभी बता रहा हूं मैं, क्या बताया था लास्ट क्लास में, याद करो तनीषा, लास्ट क्लास में बताया था p परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अभी आ रहे हैं उस पे, अभी उस पे भी आ रहे हैं। ये लिख लिया क्या, ये लिख लिया सबने, ये वाला रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या कुछ, ये भी आ रहा है। ये भी आ रहा है। ठीक है, चलो सेकेंड फॉर्म है x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 में कन्वर्ट करना है। तो इसमें कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, a और b कैसे लिखा, a और b कौन सा a और b, ठीक है, मैं हर बार कन्वर्ट करके कर सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है। चलो a और b कहां लिखा, अब लिखेंगे a और b, तो a और b सेकेंड इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको a और b निकालना है। a क्या होता है x इंटरसेप्ट, b क्या होता है y इंटरसेप्ट, ठीक है। a x इंटरसेप्ट, b y इंटरसेप्ट। वैसे तो लास्ट क्लास में आपको बताया था x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सीधे आप y 0 कर दोगे तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा, x 0 कर दोगे तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा, करेक्ट। फिर भी आपको स्पेसिफिकली ये वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले c को ले जाओगे उधर, इधर चाहिए 1 तो माइनस सी से डिवाइड कर दो, माइनस सी से डिवाइड कर दो, और a को और b को अपॉन में ले लो, तो x अपॉन माइनस सी बाय ए प्लस y अपॉन माइनस सी बाय बी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये आपका a हो जाएगा। a मतलब ये वाला a, ये वाला a और ये वाला a अलग अलग है, ये वाला a, ये वाला a अलग अलग है, ये b और ये b अलग अलग है ना। तो ये आपका एक तरह से x इंटरसेप्ट हो जाएगा और ये आपका
वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा। और वैसे मैं फिर बोल रहा हूं कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की बजाय आप सीधे सीधे आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट के लिए y0 x0 कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 12 आएगा। ठीक है, तो 12 से आप डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड करोगे तो x बाय 4 y बाय 3 इज इक्वल्स टू 1। ये आपका a हो गया, ये आपका b हो जाएगा। a मतलब x इंटरसेप्ट, ये वाला a ये वाला b अलग है, ये वाला a ये वाला b अलग है। क्लियर है ना? ये a और b x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है। ये a और b जो इक्वेशन वाला a और b है वो है आपके पास, है ना? तो अपने को x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकालना है, तो दो चीजें हैं, या तो सीधे सीधे ऐसी वाली फॉर्म बना लो। ऐसी वाली फॉर्म बनाने का मतलब यहाँ पे 1 ना लाना है, x के साथ कुछ चीज हो तो उसको अपॉन में ले लेना, y के साथ कुछ चीज हो तो उसको भी अपॉन में ले लेना, और या फिर सबसे अच्छा तरीका सीधे सीधे y0 कर दो, तो x की जो वैल्यू आ रही है वो आपका x इंटरसेप्ट हो जाएगा, और x0 करके जो y की वैल्यू आएगी वो y इंटरसेप्ट हो जाएगा। बोलो बच्चों, क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p में कैसे कन्वर्ट करना है। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p में कैसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p में कन्वर्ट करने के लिए, है ना? इसमें कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इस c को लेके जाना पड़ेगा इधर। ठीक है, हाँ समझ गए बात। ठीक है, सबसे पहले c को ले जाते हैं इधर, तो ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, और इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, मेक पॉजिटिव, मेक पॉजिटिव। ठीक है, मान लो इतने नेगेटिव आ रहा है तो मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं। और यदि आपको याद हो तो कभी भी जैसे अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में रेंज निकाली थी, कुछ याद है आपको? ए और बी आ गया था तो उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करने के लिए अपन ने क्या करा था? अक्षर बता रहा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करा था। तो इस पूरी इक्वेशन को अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो इससे डिवाइड करते ही मेरी ये वाली टर्म कॉस अल्फा बन जाएगी, ये वाली टर्म साइन अल्फा बन जाएगी, और ये आपका p बन जाएगा। फिर से बता देता हूं मैं, p क्या था? p था ये जो लाइन है, इस लाइन पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर अपन ने डाला था ये p था। इस लाइन पे जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर अपन ने डाला था वो p था। अल्फा क्या था? इस परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस से एंगल, इस परपेंडिकुलर का एक्स एक्सिस से एंगल, दैट इज अल्फा, वो अल्फा। ठीक है, तो लास्ट वाली फॉर्म में अल्फा और पी निकालना थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी एम ए बी तो ऐसे निकल जाता है डायरेक्ट, है ना? अल्फा और पी जरूर आपको निकालना पड़ सकता है। ठीक है, तो अल्फा और पी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस सी को उधर लेके जाएंगे। सबसे पहले इधर वाली टर्म को पॉजिटिव बनाना है, इधर नेगेटिव ले सकता है ए और बी में। हाँ, लेंथ पी जो है वो परपेंडिकुलर की लेंथ, लेंथ राइट। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, इधर पॉजिटिव रहना, ये लेंथ है तो इसलिए इसको पॉजिटिव ही रखेंगे। ठीक है, हाँ हाँ, वो इसीलिए मैंने अभी मान लिया कि वो नेगेटिव है, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मान लिया वो सी नेगेटिव भी हो सकता है। आपकी बात सही है। ठीक है ना, तो आपको तो इसको पॉजिटिव, इसीलिए मैंने सी को नहीं बोला है, आपको इस पूरी टर्म को पॉजिटिव बनाना है ना? तो यदि माइनस हो तो मैंने लगा दिया अभी, ठीक है, और उसको अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल लेट्स से x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, ये x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, सबसे पहला काम 3 को उधर लेके जाएंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 आएगा।
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, माइनस 1/√2x माइनस 1/√2y इज इक्वल टू 3/√2। तो ये तो पी की वैल्यू हो गई, 3/√2, ये तो पी की वैल्यू हो गई, ठीक है। माइनस 1/√2 cos अल्फा एंड माइनस 1/√2 साइन अल्फा। कॉस भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है। बताओ बच्चों, कॉस भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है, तो कौन सा क्वाड्रेंट लेंगे? थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस 5 पाई बाय 4। वेरी गुड बच्चों। तो मेरी ये वाली फॉर्म बनेगी, यहां तक दिख रहा है ना, अभी यहां लिख देता हूं, x cos 5 पाई बाय 4 प्लस y sin 5 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 3/√2। ये p हो गया आपका, और अल्फा इज इक्वल टू 5 पाई बाय 4। बोलो बच्चों, आई की नहीं बात समझ में? निकाल सकते हो ये पांचों वैल्यू, एम ए बी अल्फा पी, ठीक है। इसकी लाइन थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगी, इसकी लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ सही बात है, इसकी लाइन थर्ड क्वाड्रेंट से पास करेगी, क्योंकि यदि आपको अल्फा 225 बनाना है तो वो लाइन ऐसी बन रही होगी, तो ये आपका अल्फा हो जाएगा यहाँ पे 225 और ये पी ऐसा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, ठीक है। निकाल सकते हैं ये पांचों डेटा, एम ए बी अल्फा एंड पी। चलो तो मैं अब कुछ क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। इसको लिख लो, तो एक बार लिख लिया ना इसको। चलो मैं कुछ इक्वेशन लिख रहा हूं, आपको इसमें एम ए बी अल्फा पी निकालना है। x प्लस √3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। √3 माइनस 1 इंटू x प्लस √3 प्लस 1 इंटू y इज इक्वल्स टू 5। चलो m निकालना है, a निकालना है, अल्फा और p आपको निकालना है। आप एक काम करो, आप ऐसे निकालोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेट, आप है ना आंसर मत बताओ, आप पहले अपने पास निकाल के रख लो, फिर मैं निकालूंगा तो उससे आंसर आप चेक कर लेना। सब बच्चे निकाल के रख लेंगे, आंसर कोई भी नहीं बताएगा, है ना। आप अपने आप अपनी कॉपी में टेबल बना लेना, ठीक है, सारे निकाल लो, फिर जब मैं बनाऊं तो आप सेल्फ चेक कर लेना उसको, क्योंकि ऐसे आंसर बताओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, मेरे को भी नहीं समझ में आएगा इतने सारे आंसर। सेल्फ चेक करना है बच्चों, ताकि कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप चेक कर लेना उसमें।
अल्फा थोड़ा ध्यान से निकालना है बेटा, अल्फा का क्वाड्रेंट समझ के, साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, पहले क्वाड्रेंट समझना और उस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या वैल्यू बनेगी वो थोड़ा ध्यान से निकालना, क्योंकि बाकी सब में मेरे को लगता नहीं है कोई दिक्कत आनी चाहिए। पी का थोड़ा ध्यान रखना कि पी जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, एम ए और बी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। हो गया, बहुत बढ़िया, अर्णव का हो गया है। आयुष का भी हो गया है, चेक कर लेना बेटा, गलत नहीं होना चाहिए। हर्षल का हो गया है। पुष्कर, ईशांत, हर्ष किशोर हो गया है। चलो काफी बच्चों का हो गया है ना। सबसे पहले मैं स्लोप लिख रहा हूं, माइनस ए बाय बी, माइनस ए बाय बी, माइनस √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ये तीनों लाइन का स्लोप है। ए मतलब एक्स इंटरसेप्ट, सीधे सीधे y जीरो करता जाता हूं, y जीरो करा -5, y जीरो करा 1/3, y जीरो करा तो 5 अपॉन √3 माइनस 1। फिर बोले इसको रेशनलाइजेशन करना हो तो रेशनलाइजेशन भी आप इसको कर सकते हो। b x जीरो करा तो y आएगा -5/√3, ठीक है। x जीरो करा तो y आएगा 1/3, x जीरो करा तो y आएगा 5 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। अल्फा और पी के लिए मैं इनको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, अल्फा और पी के लिए मैं नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले +5 को उधर लेके जाएंगे, -5 इसको पॉजिटिव बनाएंगे और √a² + b² से डिवाइड करेंगे तो आपके पास p की वैल्यू आ गई है 5/2। पी और अल्फा चेक करना है, मेन ध्यान रखना बेटा, पी की वैल्यू 5/3 और कॉस भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव, तो पाई प्लस π/3 आ जाएगा, पाई प्लस π/3 मतलब 4π/3। बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? फर्स्ट वाला का अल्फा और पी, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, राइट। सेकंड में 3x + 3y = 1, √a² + b² हो गया 3√2, तो 3√2 से डिवाइड करेंगे, 3√2 से डिवाइड करेंगे, 3√2 से डिवाइड करोगे तो p की वैल्यू आ गई 1/3√2 और ये तो 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। बोलो किसी को कोई डाउट? सही है। थर्ड वाले में अल्फा कितना आ रहा है? थर्ड वाले का अल्फा बताओ तो, थर्ड वाले का अल्फा, थर्ड वाले का अल्फा। अर्णव यार गड़बड़ लग रहा है मेरे को, अर्णव आपका गड़बड़ लग रहा है, एक बार चेक करना तो अर्णव। आयुष का सही लग रहा है।
cos नहीं यार आसिम, एक बार चेक कर लो, क्योंकि उसमें मुझे पता है वो दो में आप गलती करोगे, या तो आप वो वाला बताओगे या वो बताओगे, दोनों में से कौन सा सही होना चाहिए, चेक कर लेना एक बार। वही गड़बड़ हो रही है। और किसी के नहीं आया क्या थर्ड का अल्फा, और किसी के नहीं आया क्या? तीन ही जनों ने आंसर दिया है थर्ड वाले में, तो लिखा तो इतने सारों ने था, डन डन डन। हाँ यशोधर का सही है, यशोधरा। और थर्ड वाले का अल्फा, बस ट्रिग्नोमेट्री में इतना फेल हो गए हैं, इतनी सी ट्रिग्नोमेट्री आ गए तो फिर उसी में फंस गए यार आप लोग, ऐसे कैसे चलेगा? क्या करोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है 2√2, है ना, 2√2 आ रहा है, √3 माइनस 1/2√2 इंटू एक्स, इसीलिए मैंने जान करके दिया था ये एंगल, कि याद आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ, की भूल जा रहे हो ट्रिग्नोमेट्री। तो ये तो पी हो गया 5/2√2, और ये cos अल्फा हो गया, और ये sin अल्फा हो गया, ठीक है, तो ये cos अल्फा और sin अल्फा हो गया, तो ये माइनस में प्लस आएगा, 75 डिग्री हो जाएगा ना, sin 75 और ये cos 75 है, देखो sin 75 की यदि वैल्यू निकालोगे, sin 45 प्लस 30 करके sin a cos 30, हाँ ये आएगी ना, हाँ प्लस दिस है, तो 75 हो जाएगा, मतलब 5π/12 आएगा, 5π/12, 15 नहीं आएगा, 15 नहीं आएगा, यही तो चेक करना, 15 और 75 सबसे कंफ्यूजिंग रहता हो, कि 15 आएगा कि 75 आएगा, 15 और 75, ठीक है, अपॉन में 4, अपॉन में 4 वो 18 डिग्री वाले में आता है, अक्षर वो 18 डिग्री वाले में आता है, √5 माइनस 1/4 वो 18 डिग्री का होता है, अपॉन में 4 वो 18 डिग्री वाला होता है, ये तो वो 75 का हो जाता है ना, 45 प्लस 30 या 45 माइनस 30 करके अपन निकालते हैं, याद आ रहा है 75 वाली वैल्यू, 75 और 15 में, है ना, ठीक है, चलो बढ़ते आगे। तो बोलो यहां तक सबको क्लियर है कि एम ए बी और अल्फा पी की वैल्यू निकालने में किसी को कोई डाउट है अभी भी? नहीं है, बहुत बढ़िया, चलो तो लिख लेना सब इसको। और अब नेक्स्ट अपन आते हैं एंगल बिटवीन द लाइंस पे। एंगल बिटवीन लाइंस, दो लाइंस के बीच का एंगल आपको निकालना है। एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, और एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, ठीक है, मतलब दोनों लाइन का स्लोप अपने को पता है, ठीक है, √3 माइनस 1/2√2 तो साइन 15 होता है ना, हाँ वो तो साइन 15 ही होता है पीयूष, लेकिन आप उल्टा कर रहे हो ना, वो √3 माइनस 1/2√2 तो कॉस हुआ था ना अपना, √3 माइनस 1/2√2 तो कॉस अल्फा आया था, और √3 प्लस 1/2√2 जो है वो साइन आया था, तो आप जो वैल्यू लिख रहे हो वो तो साइन कॉस की आई थी, इसलिए आप उसमें गड़बड़ कर रहे हो, हाँ इसलिए, ठीक है, तो y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, y इज इक्वल टू m2x प्लस c2, ठीक है, दोनों लाइन का स्लोप अपने को गिवन है, दोनों के बीच का एंगल अपने को निकालना है, लेट्स से एक लाइन ऐसी आ गई, एक लाइन ऐसी हो गई, ठीक है, ये एंगल मुझे निकालना है थीटा। इस लाइन का स्लोप यदि मेरे पास है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, यदि इसका स्लोप मेरे पास है, इनडायरेक्टली ये एंगल मेरे पास है, इसका स्लोप यदि अपने पास है, तो इसका स्लोप होने का मतलब ये वाला एंगल नहीं होगा, इसका स्लोप होने का मतलब ये वाला एंगल, आ रही बात समझ में? क्योंकि स्लोप जो भी हमेशा अपन मेजर करते हैं वो इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड से मेजर करते हैं,
तो मैंने आपसे बोला इस लाइन का स्लोप पता है, मतलब ये वाला एंगल, इस लाइन का स्लोप पता है मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। और अपने को निकालना क्या है, थीटा निकालना है, तो बहुत अच्छी बात है, थीटा 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा थीटा प्लस थीटा 1, तो थीटा इज इक्वल्स टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, दोनों साइड 10 लगा देंगे, तो tan थीटा 2 इज इक्वल्स टू tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, दोनों लाइन के बीच का मोड लगा लो आप, m1 माइनस m2, उसको मैंने उल्टा सीधा लिख दिया, मोड में है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, या फिर प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। प्लस माइनस मैंने इसलिए लगाया है, प्लस माइनस मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि दो एंगल आप बनेंगे, जब भी मैं दो लाइंस बनाऊंगा तो दो लाइंस के बीच में दो एंगल बनते हैं, एक इधर वाला एंगल और एक इधर वाला एंगल, तो दैट इज पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो बहुत सिंपल सी बात है, एक थीटा होगा और एक पाई माइनस थीटा होगा। tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, tan 180 माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैंने बोला एक लाइन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 और एक लाइन है लेट्स से y इज इक्वल टू 5x प्लस 9, दोनों के बीच का एंगल निकालना है, m1 इज इक्वल टू 3, m2 इज इक्वल टू 5, तो दोनों के बीच का एंगल इज इक्वल टू मोड लगा के निकाल लेते हैं, m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1, कुछ भी लिख लो, किसी को भी m1 मान लो किसी को भी m2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 5 15, तो 2/16 इज 1/8, है ना। अब tan थीटा 1/8, tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/8, प्लस माइनस 1/8 का मतलब क्या है कि यदि आपसे एक्यूट एंगल पूछा जाए तो 1/8, tan इनवर्स 1/8, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल पूछा जाए तो माइनस 1/8, तो इसलिए वो दो वैल्यू आएगी, एक इधर वाली आएगी और एक इधर वाली वैल्यू आएगी, कुछ भी नहीं पूछे तो प्लस वाला ले लो आप, ठीक है ना। इसलिए अपन लोग पास प्लस माइनस का रोल इतना सा है, ठीक है। फिर से रिपीट करता हूं मैं, बेसिकली प्लस माइनस का रोल क्या है, जब भी अपन दो लाइंस बना रहे हैं तो उनके बीच में दो एंगल बनेगा, अनलेस दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अनलेस दे आर परपेंडिकुलर है तो सारे एंगल 90-90 हो गए, ठीक है। तो मतलब मेरे पास जब मैं tan थीटा निकालूंगा तो दो वैल्यू मेरे पास आएगी, एक तो tan थीटा आएगी और एक tan 180 माइनस थीटा आएगी, विच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस tan थीटा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जब एंगल निकाला tan थीटा की वैल्यू निकाली, प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास दो वैल्यू आएगी, एक tan थीटा इज इक्वल टू 1/8 और एक tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1/8। यदि आपसे एक्यूट एंगल पूछा जाए तो जो उसमें पॉजिटिव वाली वैल्यू है वो आप कंसीडर कर लेना, ऑब्ट्यूस पूछा जाए तो नेगेटिव वाली वैल्यू कंसीडर कर लेंगे आप, इसलिए, ठीक है। थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा 1 कैसे आया, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, आयुष खेलवाल एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से, ये तो सबको याद रहती है, एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल उसके दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, ये तो मेरे ख्याल से सबको याद रहती है, सबसे कॉमन थ्योरम है ये तो, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम तो, ठीक है। तो दिस इज एंगल बिटवीन द लाइंस, तो दो लाइंस के बीच का एंगल निकालने के लिए आपको दोनों लाइंस का स्लोप चाहिए, केवल स्लोप चाहिए, ठीक है, स्लोप चाहिए। नहीं, इस फॉर्म में जरूरी नहीं है, इस फॉर्म में होना जरूरी नहीं है, आपको तो स्लोप निकालना है, किसी को फॉर्म में आ जाए, इक्वेशन इस फॉर्म में होना जरूरी नहीं है, वो मैंने अभी इसलिए ले लिया ताकि मुझे डायरेक्ट स्लोप मिल जाए, क्योंकि डेरिवेशन स्लोप से करना था मेरे को, अदरवाइज लाइन की इक्वेशन किसी भी फॉर्म में आ जाए, ठीक है, आप उसको, आपको तो बस स्लोप चाहिए, स्लोप अपन निकाल सकते हैं माइनस ए बाय बी करके, वी कैन टेक, हाँ कुछ भी ले लो, यहाँ पे m1 माइनस m2 ले लो, m2 माइनस m1 ले लो, मुझे तो एक चीज पता है कि जो भी आंसर आएगा लास्ट में प्लस माइनस करके मेरे को बताना है बस, ठीक है, लास्ट में प्लस माइनस, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो ना, लिख लो एग्जाम्पल, याद रहेगा आपको।
10th चैप्टर एनिमी है सब। क्या लिखा है पर पार्टिकल में, समझ में नहीं आया क्या लिखा है। चलो लिख लिया। इसी से पैरेलल परपेंडिकुलर की कंडीशन भी बता देता हूं मैं, ठीक है। अपन ने एंगल निकाल लिया, tan थीटा इज इक्वल टू mod ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन, इफ लाइंस आर पैरेलल थीटा इज इक्वल टू 0, तो tan 0 इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 करोगे तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास आ जाएगा m1 इंटू m1 इज इक्वल टू m2, ठीक है। तो इफ लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप विल बी सेम, लाइंस आर पैरेलल then slope will be same, ठीक है। परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे, थीटा 90, लाइंस आर परपेंडिकुलर, थीटा इज इक्वल टू 90, 1090, 1090 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड यदि करोगे तो कोई भी क्वांटिटी यदि नॉट डिफाइंड करते हैं तो उसका डिनोमिनेटर 0 होता है, तो उसका डिनोमिनेटर यदि 0 करेंगे तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू कितना, -1 आ जाएगा। सर इफ m1 0 एंड m2 नॉट डिफाइंड, ये वाला केस मैं अभी अलग से बताऊंगा पार्थ, ये वाला केस मैं अलग से बताऊंगा आपको, अभी जो आप पूछ रहे हो उस वाले केस की मैं अलग से बात करूंगा। ये जनरल बात है, ठीक है, ये जनरल बात है कि जनरली क्या होता है कि दो लाइंस यदि पैरेलल है तो उसका स्लोप सेम होता है ना, और परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने बोला कि एक लाइन है 3x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसके पैरेलल इसका स्लोप 3/2 है, तो इसके पैरेलल जितनी भी लाइंस आएगी सबका स्लोप कितना होगा, 3/2 हो जाएगा। इसके पैरेलल जितनी भी लाइंस आएगी सबका स्लोप 3/2 हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर के लिए क्या करोगे, परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, m2 इज इक्वल टू -1/m1, परपेंडिकुलर के लिए m2 इज इक्वल टू -1/m1, तो m2 इज इक्वल टू -1/m1 का मतलब क्या है कि आपको उल्टा करना है और साइन चेंज करना है, उल्टा करना है और साइन चेंज करना है, राइट। तो इसका स्लोप 3/2 है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, -2/3। मान लो किसी का स्लोप 1/4 है तो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, -4। किसी का स्लोप 1 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, -1। किसी का स्लोप यदि 0 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड बच्चों, नॉट डिफाइंड। किसी का स्लोप यदि 0 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्लोप 0 मतलब क्या होता है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, है ना।
ये जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस वाले जो केस है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसको ना एनालिटिकली करना है। इसको ना फॉर्मूले से लगाओगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको तो डायग्राम से देख के अच्छा ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका स्लोप 0, इसके परपेंडिकुलर का स्लोप नॉन डिफाइंड हो जाएगा, है ना। बाकी में आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। अब एंगल बिटवीन द लाइंस में ना एक केस आपको प्रॉब्लम देगा। एंगल बिटवीन द लाइंस में एक दो केस जो है वो फॉर्मूले से अपन नहीं निकाल पाते, मतलब निकाल तो लेंगे लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी उसकी अलग करनी पड़ती है। जैसे मान लो कि मैंने बोला एक लाइन का स्लोप है एक लाइन की इक्वेशन x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। फाइंड एंगल x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 3। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका स्लोप 1/4 हो गया, लेट्स से इसका स्लोप कितना होगा, 0, नॉट डिफाइंड नहीं होगा बेटा, नॉट डिफाइंड नहीं होगा, 0 होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो इसमें तो फॉर्मूला लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 करोगे तो ये 1/4 ही आ जाएगा। तो आपका जो एंगल है वो tan इनवर्स 1/4 आ जाएगा। मतलब वो तो एक तरह से ये जो एंगल होगा वही एंगल हो जाएगा। भाई कोई भी लाइन, एक्चुअली क्या होता है देखो, कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, अब इसका किसी दूसरी लाइन के साथ आप एंगल निकाल रहे हो तो एक तरह से उस लाइन का जो स्लोप आएगा ना वही एंगल हो जाएगा। मान लो ये है, ठीक है ना। तो स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है ना, तो जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल होगा वही पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन के साथ भी एंगल होगा। तो इसलिए यदि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन के साथ एंगल निकालना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, जो इस लाइन का स्लोप है वही आपका एंगल हो जाएगा। Why it is not प्लस माइनस, हाँ प्लस माइनस लिख लो, प्लस माइनस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस लिख लो, तो लिखना है कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस आएगा, है ना। तो इस वाले केस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ये फर्स्ट केस चलो। अब सेकंड केस में आपसे पूछता फाइंड एंगल बिटवीन x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू -5, तो कितना बोलोगे। फाइंड एंगल बिटवीन x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू -5, तो क्या बोलोगे बच्चों। हाँ, इसके लिए एंगल 0 बोलना है, एंगल 0 बोलना है, मतलब एक तरह से लाइंस आर पैरेलल, ऐसा बोल सकता हूं, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। इसका स्लोप भी नॉट डिफाइंड, इसका स्लोप भी नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसलिए दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, ठीक है। अब 180 क्यों बोलेंगे यार, एक बार बताओ। 0 भी आ रहा है 180 भी आ रहा है, तो 0 बोलना ज्यादा अच्छा लगेगा कि 180 बोलना ज्यादा अच्छा लगेगा। 0 बोलेंगे, पैरेलल में अपन 0 ही बोलते हैं। अब केस आता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन लेट्स से x minus 5y plus 1 equals to 0 and x equals to 3, है ना। ये केस थोड़ा सा डिफरेंट केस है, ठीक है। इसका स्लोप 1/5 हो गया, इसका स्लोप नॉट डिफाइंड, इसका स्लोप 1/5 हो गया, इसका स्लोप नॉट डिफाइंड हो गया, ठीक है। हाँ बोल सकते हो 180 भी बोल सकते हो। 0 और 180 का यहाँ पे सेंस इसलिए नहीं है कि एक्चुअली क्या, जैसे दो लाइन पैरेलल है, अब वो 0 180 क्या, जैसे आप वेक्टर के टर्म्स में सोचोगे तो 180 का सिग्निफिकेंस भी दिखेगा, वेक्टर के टर्म्स में 180 का सिग्निफिकेंस दिखता है। पर यहाँ पे क्या, एक्चुअली अपन जब लाइन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन तो कुछ है नहीं, तो मेरे लिए 0 और 180 वो एक ही हो जाता है, इसलिए नहीं। एंटी पैरेलल, यहाँ पे एंटी पैरेलल कैसे बोलोगे आप, भाई कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है लाइन की, भाई ऐसा थोड़ी ना है कि भाई ये लाइन इस तरफ जा रही है, ये लाइन इस तरफ जा रही है तो आप 180 बोल दोगे,
या ये लाइन ऐसी जा रही है तो आप 0 बोल दोगे, तो वो ऐसा वेक्टर के टर्म्स में आप सोच रहे हो, वो यहाँ पे भी चलेगा, इसलिए है। तो यहाँ पे इसका स्लोप 1/5 आ गया, इसका स्लोप नॉट डिफाइंड आ गया, ठीक है, राइट। तो अब फॉर्मूला यदि मैं लगाऊंगा तो फॉर्मूला लगाने में तो दिक्कत है, क्योंकि फॉर्मूले में आप नॉट डिफाइंड की वैल्यू कैसे रखोगे, है ना। तो इसलिए उसमें एक तरीका क्या होता है, फॉर्मूला कभी भी आपके पास कभी भी एक कैलकुलेशन में बताता हूं, कभी भी जैसे आप कुछ सॉल्व कर रहे हैं और m की वैल्यू, ऐसी बहुत ज्यादा ऐसी कैलकुलेशन होती है कि आपको लग रहा है कि m नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो अब इसको मैं फॉर्मूले में कैसे पुट करूं। तो आप क्या करो कि नॉट डिफाइंड तो नहीं पुट करूंगा मैं, मुझे पता है m2 तो नहीं पुट कर सकता, लेकिन 1/m2 तो कर सकता हूं ना। मैं m2 तो नहीं पुट कर सकता, लेकिन 1/m2 पुट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, 1/0। तो मैं क्या करूंगा, सारे फॉर्मूले, उस फॉर्मूले में जहां जहां पे भी m2 आ रहा होगा ना, उस m2 की जगह उसको 1/m2 में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करूंगा, m2 की जगह 1/m2 में कन्वर्ट करने के लिए ट्राई करूंगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 था ना, इसको ऊपर नीचे m2 से डिवाइड कर देता हूं, इसको ऊपर नीचे m2 से डिवाइड कर देता हूं। तो यदि इसको ऊपर नीचे m2 से डिवाइड करूंगा, दिस सॉरी 1/m2 प्लस m1, ऐसा कर m2 से डिवाइड कर दिया, करेक्ट। तो अब क्या होगा कि m1 की वैल्यू जो भी आए फाइनाइट है, 1/m2 तो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहां बचा -1/m1, -1/m1 है ना। तो माइनस इंटू प्लस इज माइनस एंड माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो आएगा अगेन प्लस माइनस ही, कुल मिला के आएगा तो प्लस माइनस ही, राइट। सो फाइनली tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/m, ऐसा आप लिख सकते हो। कब कब when one of the line is parallel to y-axis, when one of the line is parallel to y-axis, when one of the line is parallel to y-axis। तो दोनों में से यदि एक लाइन पैरेलल टू y-axis है तो एक का स्लोप तो नॉट डिफाइंड हो गया, एक मिनट पहले सुन लो, एक मिनट पूरा सुन लो, ठीक है। एक का स्लोप तो नॉट डिफाइंड हो गया है ना, उसको छोड़ दो, और जो दूसरे का स्लोप आएगा उसका रेसिप्रोकल है ना, वो m क्या है, दूसरी वाली लाइन का स्लोप। एक का स्लोप तो नॉट डिफाइंड होगा, उसको छोड़ दो, है ना, दूसरे के स्लोप का रेसिप्रोकल। फॉर एग्जांपल अभी अपना 1/5 आ रहा है, नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो इसको तो मैं छोड़ दूंगा। यदि मुझे दोनों के बीच का एंगल निकालना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल यहां पे लिख रहा हूं मैं, tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, tan थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, है ना। बस ये एक केस आप अलग से लिख लेना, ये एक केस अलग से लिख लेना, ये आपके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन वी कैन ऑल्सो ग्राफिकली बनाए, तो हाँ वो ग्राफिकली तो दिख ही जाएगा, ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 90 है तो आराम से वो ग्राफिकली भी दिख जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ग्राफिकली भी दिख जाता है, ठीक है ना। पर अब वो हर बार ग्राफिकली बनाना भी मतलब सही नहीं है, जब एक फिक्स तरीका मेरे पास है, फिक्स कैलकुलेशन बनी गई है कि हाँ हमेशा यही होगा, तो अपन क्यों बार बार ग्राफिकली बनाए उसको, ऐसा। अगर दोनों नॉट डिफाइंड होगा तो मींस 0 होगा ना, हाँ दोनों नॉट डिफाइंड होगा तो 0, अभी मैंने बताया भी था दोनों नॉट डिफाइंड वाला केस लेके, तो ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। देखो विजिगुशु क्या है कि दो लाइन है, बताओ एक कौन सा पॉइंट में आपको डाउट आ रहा है, इसका स्लोप निकाल सकते हो। मैं बोल रहा हूं कि ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इसका स्लोप नॉट डिफाइंड है। तो यदि किसी लाइन का, दो लाइन के बीच का एंगल आपको निकालना है और उसमें से एक का स्लोप नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो उन दोनों के बीच के एंगल का फॉर्मूला इसकी बजाय ये लगाना, इसकी बजाय ये लगाना। ये क्या है, जो दूसरी वाली लाइन है उसके स्लोप का रेसिप्रोकल करना है। दूसरी वाली लाइन बोल लो, पहली वाली लाइन बोल लो, कोई सी भी, ठीक है।
क्योंकि एक तो नॉट डिफाइंड है, उसको छोड़ दो, दूसरा जो स्लोप आएगा सिंपली उसका रेसिप्रोकल कर देना है, बस। ठीक है, जी ठीक है, चलो। तो इसको है ना स्टार लगा के लिखना, स्टार लगा के बॉक्स बना के लिख लेना, इसमें पता है कंफ्यूजन होता है, अभी तो याद हो जाएगा, फिर बाद में ना अपन गड़बड़ करते रहते हैं, बाद में अपन भूल जाते हैं कि इसको कैसे करा था अपन ने। अच्छा, रेसिप्रोकल में, हाँ तो बस सिंपल रेसिप्रोकल ही करना आपको, और कुछ भी नहीं करना है। कोचिंग का तो यार अभी तो कुछ भी नहीं पता, अभी तो स्ट्रेट लाइन, अभी तो और आगे बहुत सारी चीजें आएगी इसमें पीयूष, अभी तो बहुत सारी चीजें आएगी इसमें, मतलब अभी तो बहुत बेसिक सा ही चल रहा है, ऐसा मान लो। कोऑर्डिनेट थोड़ा सा अलग तो रहता है, देखो अलजेब्रा की थिंकिंग और कोऑर्डिनेट की थिंकिंग में बहुत डिफरेंस रहता है, मतलब दोनों की थॉट प्रोसेस बड़ी अलग चलती है। मतलब कोऑर्डिनेट में तो क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज इतनी कभी कभी इतनी टिपिकल आ जाती है कि उसको मैथमेटिकल फॉर्म तक लाना भी मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। कोचिंग यार पता नहीं कब खुलेगी, देखो सब इंतजार कर रहे हैं कोचिंग, हालांकि आज आया था कोटा में डाउट क्लासेस तो स्टार्ट हो गई है, एक अच्छी बात यह है कि कोटा में कोटा एलएम पे डाउट क्लासेस तो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो लेट्स होप अब नेक्स्ट स्टेप क्लासरूम का ही होगा। ठीक है, अरे केस वेस पे मत जाओ यार, वो सब बहुत मैनिपुलेशन चलते हैं केस वेस तो, है ना। हाँ, तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, इसमें अपन ने परपेंडिकुलर पैरेलल की इतनी सारी बात करी है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, तो पहले क्वेश्चन में यूज करने के लिए सबसे पहले तो एक चीज मैं बता देता हूं आपको कि एक फॉर्मूला और मैं लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल एंड perpendicular to given line, equation of line parallel and perpendicular to given line। ठीक है, एक गिवन लाइन है, उसके पैरेलल लाइन, ठीक है। अरे रूपांशु इस गलतफहमी मत रहना, बाउंस बैक होता है, रूपांशु गलतफहमी मत रहना, हाँ कैजुअल हो जाओ एकदम। एक गिवन लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो वैसे तो ऑलरेडी अपन ने स्लोप को यूज करा ही था, मैंने आपको बताया था कि यदि पैरेलल लाइन लिखनी है तो पैरेलल में तो स्लोप सेम ही होता है, परपेंडिकुलर में कुछ चेंज हो जाता है, ऐसा अपन ने लिखा था। तो अब अपन सिंपली एक छोटी सी चीज ये कर रहे हैं कि अपन उसमें कि जैसा मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू अबोव लाइन, पैरेलल टू अबोव लाइन, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन हो जाएगी ax प्लस by प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि इसका स्लोप माइनस a बाय बी है तो मुझे पता है कि इसके जो पैरेलल लाइन आएगी उसका स्लोप भी माइनस a बाय बी ही आएगा, है ना। तो स्लोप माइनस a बाय बी आएगी तो इसका मतलब ये हुआ कि a की जगह a ही ले लें, b की जगह b ही ले लें, माइनस मतलब जो भी साइन है वो भी ऐसा का ऐसा ले लें।
ठीक है, तो फिर चेंज क्या होगा? ऑब्वियसली चेंज यही हो रहा होगा, यही चेंज हो रहा होगा। ठीक है, इट मीन्स ये हुआ कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मान लो मैंने एक लाइन की इक्वेशन बोली 3x + 2y + 1 = 0, 3x + 2y - 1 = 0, 3x + 2y + 7 = 0 और 6x + 4y - 3 = 0। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये सारी लाइंस पैरेलल लाइंस होगी, ऐसा बोल सकते हैं कि ये सारी लाइंस पैरेलल लाइंस होगी। ये समझ में आ रहा है ना? 6x + 4y को भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि इसका भी स्लोप -3/2 ही आएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही यदि मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर टू अबव लाइन, तो परपेंडिकुलर के लिए मुझे क्या करना था कि इसका स्लोप -a/b था, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप b/a था। इसका स्लोप -a/b था, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप b/a था। तो b/a का मतलब ये हुआ कि a की जगह b करना है, b की जगह a करना है, a की जगह b करना है और b की जगह a करना है और माइनस को प्लस करना है, मतलब किसी एक का साइन चेंज करना है। तो इसलिए जनरली उसकी जो इक्वेशन लिखते हैं bx - ay + λ = 0। a और b को इंटरचेंज कर दो और किसी एक वैल्यू का साइन चेंज कर दो, किसी एक का। जैसे मान लो मैंने इसका करा है, आप बोलो सर इसका भी कर सकते हैं क्या? कर सकते हो, किसी एक का चेंज करना है और c की जगह लैम्डा लिख सकते हो, c की जगह लैम्डा लिख सकते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे सर लैम्डा की वैल्यू का क्या करेंगे? लैम्डा की वैल्यू के लिए क्वेश्चन में एक कंडीशन और दी जाएगी। लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में एक कंडीशन और दी जाएगी। आप कंडीशन लगाइए, आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन x + 4y + 1 = 0 and passing through -2, -1। तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन में सबसे पहले लिख दूंगा x + 4y + λ = 0 और फिर ये लाइन -2, -1 से पास हो रही है, तो -2, -1 से पास हो रही है तो उसको सेटिस्फाइड करेगी। ये बात तो सबको पता है ना कि यदि कोई भी लाइन किसी पॉइंट से पास हो रही है तो उस पॉइंट को सेटिस्फाइड करेगी। तो -2, -1 इसमें रख देंगे, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 6, तो अपनी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी दिस इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन चेंज होती रहेगी क्वेश्चन में, ये जो कंडीशन है ना, ये कंडीशन चेंज होती रहेगी, कंडीशन चेंज होती रहेगी। कंडीशन बहुत सी बार अपने को निकालनी भी पड़ती है, क्वेश्चन में नहीं देता वो, बहुत सी बार अपने को ढूंढनी पड़ती है कि अच्छा ये इसके ये पॉइंट लाइन जो निकालनी है, अच्छा ये इससे पास हो रही है, अच्छा ये ऐसे होगा, वो अपने को ढूंढनी पड़ती है। बहुत सी बार क्वेश्चन में गुम जाती है, इधर उधर हो जाती है कई बार। find the equation of line perpendicular to line 3x + 2y + 1 = 0 and passing through origin, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? 2x - 3y + λ = 0। x और y को इंटरचेंज कर देंगे, एक प्लस की जगह पे माइनस कर देंगे, लिख सकते हो ऐसा। और लाइन कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है, तो 0, 0 इसको सेटिस्फाइड करेगा। 0, 0, तो 0, 0 यदि मैं सेटिस्फाइड कराऊंगा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 0। तो लैम्डा की वैल्यू 0 आ गई, तो इक्वेशन हो जाएगी 2x - 3y = 0।
बोलो बच्चों, आ गई कि नहीं बात समझ में? कैसे लिखना है, कैसे यूज करना है इसको, इस कंसेप्ट को यूज कैसे करना है ना? बस ये अब वो थोड़ा सा टेक्ट रहेगा कि वो लैम्डा की वैल्यू के लिए जो कंडीशन है ना, वो अपन कैसे लगाएंगे, लैम्डा की वैल्यू के लिए कंडीशन कैसे लगाएंगे। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो अभी जैसे सेकंड क्वेश्चन करा ना बच्चों, एक मिनट देखना, तो एक मिनट देख लो तो पहले। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन करा ना, अब कोई बच्चा ऐसा भी बोल सकता है कि सर इसकी बजाय मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि मान लो मैंने इसका स्लोप निकाल लिया, कितना है इसका स्लोप, -3/2 है ना। तो मुझे पता है इसका स्लोप -3/2 आया, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना आएगा, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना आएगा बच्चों, 2/3 आएगा, राइट। तो मुझे इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकालनी थी, तो मैंने बोला कि उसका स्लोप 2/3 आ गया, और ये भी बोल रहा है कि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो अपन पॉइंट स्लोप फॉर्म भी लगा सकते हैं ना, अपन पॉइंट स्लोप फॉर्म भी लगा सकते हैं, ओरिजिन और ये स्लोप आ गया, तो मैं y - 0 = 2/3 x - 0, 2x - 3y = 0 भी कर सकते। ठीक है, राइट। वो एक्चुअली ओरिजिन से पास होती ना, फिर वो इंटरसेप्ट फॉर्म मत यूज करो, वो इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं होता है उसमें। जैसे लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो फिर वो फॉर्म में आप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करने लग जाओगे तो कंफ्यूज जाओगे, ए की वैल्यू भी 0 रखोगे, बी की वैल्यू भी 0 रखोगे, तो नॉट डिफाइंड बन जाता है ना। तो इसलिए जनरली जब ओरिजिन से पास होती है ना, तो अपन वो इंटरसेप्ट की बात नहीं करते फिर, राइट। इंटरसेप्ट नो डाउट 0 होगा, आपका पॉइंट सही है, ठीक है। क्लियर है सारी बातें? चलो तो क्वेश्चन दे दूं क्या, एक दो मैं करा देता हूं, पहले एक काम करूंगा, एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको, करने के लिए मैं फिर आपके ग्रुप पे डाल दूंगा क्वेश्चन, है ना। दो क्वेश्चन हो जाएंगे, अभी 5-10 मिनट है अपने पास, फिर करने के लिए मैं उसको ग्रुप पे डाल दूंगा, तो फिर आप करते रहना उसमें। Find the equation of median AD। एक ट्राइंगल मैंने बना दिया, लेट्स से ट्राइंगल ABC है, A1, 2 है, B -3, नहीं मीडियन छोड़ दो, मीडियन मत करो, सॉरी मीडियन नहीं, एल्टीट्यूड कर दो, अल्टीट्यूड, ठीक है। ए पॉइंट है 1, 2, बी पॉइंट है -3, -4 और सी पॉइंट है 0, 5। तो ये लेट्स से ये एडी अल्टीट्यूड अपन ने डाल दिया, इस एडी की इक्वेशन आपको निकालनी है, ठीक है। नहीं लिख तो लो ना, मैंने ऐसे डायग्राम में बना दिया, ठीक है। ये अल्टीट्यूड है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अल्टीट्यूड ऑफ एडी, है ना। अब इसको देखो यूज कैसे करेंगे, एडी जो है वो बीसी के परपेंडिकुलर है ना, एडी लाइन बीसी के परपेंडिकुलर। अब ये सब चीजें अपने को, ये पूरी कहानी अपने को बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने देखा कि अच्छा, यदि बीसी का स्लोप आ जाएगा, बीसी का स्लोप आ जाए, जो कि मैं 2 पॉइंट फॉर्म से निकाल सकता हूं ना, स्लोप ऑफ बीसी y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 9/3 = 3। तो बीसी का स्लोप आ जाएगा, तो एडी का स्लोप निकाल सकते हो ना, बोलो बच्चों। यदि इसका स्लोप 3 है, तो एडी का स्लोप कितना, -1/3। इसका स्लोप -1/3, और ये कहां से पास हो रही है, 1, 2 से। तो इक्वेशन लिख सकते हैं ना एडी की, y - 2 - 1/3 x - 1,
3y minus 6 is equals to minus x plus 1 x plus 3y is equals to 7। ठीक है। हाँ, अब ये सारी कहानी अपने को बनानी पड़ेगी। बोलो, आई की नहीं बात समझ में? अब एक चीज और बताता हूं, इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं अपन। यदि मेरे पास ट्राइंगल के एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई तो मैं एक और एल्टीट्यूड निकाल सकता हूं, और एक और एल्टीट्यूड निकाल के लेट्स से ये एक और एल्टीट्यूड बीई निकाल सकते हो। बीई की इक्वेशन, बी की इक्वेशन निकाल सकते हो बच्चों? निकालो तो जल्दी से, निकालो तो। बी की इक्वेशन निकाल के बताओ तो मेरे को। बी की बच्चों इक्वेशन निकाल के बताएंगे। निकालो तो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये एडी की इक्वेशन आई, ये बी की इक्वेशन आई, एडी की आ गई, बी की आ गई मेरे पास। अब यदि मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूंगा, यदि मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालूं, लेट्स से इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकाल सकते हैं ना दो लाइन का, दोनों को सॉल्व करेंगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। ये कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 9 7 16, x इज इक्वल टू 8, और x इक्वल टू 8 यदि रखूंगा, 8 प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो y इज इक्वल टू माइनस 1/3, माइनस 1/3। 8 कॉमा माइनस 1/3। बता सकते हो बच्चों कौन सा पॉइंट आया होगा? ये कौन सा पॉइंट आया होगा? क्या बोलते हैं इस पॉइंट को? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? हाँ, इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो आया, पर ये जैसे दो एल्टीट्यूड का जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया, तो ये क्या आएगा? देखो सब अलग अलग बता रहे हैं यार। काफी सारे बच्चे तो सेंट्रोइड बता रहे हैं, एक दो बच्चों ने इंसेंटर भी बताया है, और कुछ बच्चे ऑर्थो सेंटर भी बता रहे हैं। तो ऑडियंस पोल कर लेते हैं अपन फिर, है ना? ऑडियंस पोल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑडियंस पोल जब मैंने करा है तो उसमें फिर सबसे ज्यादा आंसर ऑर्थो सेंटर का आया है। तो क्या बोलते हो बच्चे, ऑर्थो सेंटर को लॉक किया जाए? हैं? हाँ, अरे ऑर्थो सेंटर होगा जी, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर। अरे दो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर होता है। दो एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन। आप यदि सेंट्रोइड बोलते तो आपका जवाब गलत होता, आप यदि सरकम सेंटर बोलते तो भी आपका जवाब गलत होता, पर ऑर्थो सेंटर सही जवाब है। ठीक है, आई बात समझ में? बी की इक्वेशन दूसरे मेथड से निकाला आपने, क्योंकि मैंने ऐड वाले तरीके से किया है। कोई बात नहीं, आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आ गई बात समझ में, है ना? तो ऑर्थो सेंटर अपन ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऑर्थो सेंटर भी, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ऐसे ही एक क्वेश्चन और हो जाएगा। हाँ, चलो इसी में एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, इसी में एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। ए बी सी, ठीक है, मैंने ए नहीं दिया, यही क्वेश्चन ले लेता हूं, यही -3 कॉमा -4 एंड 0,5। ठीक है, फाइंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अरे फिर मीडियन, मीडियन अंतर समझो, फिर से रिपीट करता हूं मैं, मीडियन होता है इसको मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन मीडियन होती है। मीडियन अच्छी लगती है इसलिए अपन जब बार मीडियन और सेंट्रोइड अपने को बहुत अच्छा लगता है इसलिए अपन हर चीज का पहला आंसर वही देते हैं, है ना। मीडियन होती है इसको मिड पॉइंट से ज्वाइन करना, एल्टीट्यूड होता है यहां से परपेंडिकुलर डालना, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑर्थो सेंटर, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट सेंट्रोइड, ठीक है। ये मीडियन भी नहीं बोलेंगे, मीडियन तो नहीं बोलेंगे बेटा इसको, मोहित थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है आपसे। इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? मिड पॉइंट से जाता है, मिड पॉइंट से तो जाता है लेकिन इसको ज्वाइन नहीं करता है, इसको ज्वाइन कराता मैं तो मीडियन होता, पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको ज्वाइन नहीं कराता, इसके ऊपर परपेंडिकुलर जाता है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर जाता है, नॉट नेसेसरी पासिंग थ्रू ए, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ए से पास हो, है ना, क्योंकि यदि ए से पास हो जाता तो फिर तो ये मीडियन भी हो जाती मेरी, है ना। तो इसलिए तो बताओ बच्चों, इसकी इक्वेशन निकाल सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में मुझे दो चीज समझ में आई, अरे इक्वेशन ही निकाल दी बच्चों ने, तो बहुत बढ़िया, कि इसके मिड पॉइंट से जाएगा तो मिड पॉइंट आ गया -3/2 1/2, ठीक बात, और इसके परपेंडिकुलर होगा तो इसका स्लोप अपन ने निकाला था ना अभी, y2 - y1, इसका स्लोप निकला था 3, तो इसका स्लोप कितना निकला था, सॉरी इसका स्लोप निकला था, हाँ 3 निकला था ना, तो इसका स्लोप -1/3, तो इक्वेशन आ गई दिस इज इक्वल्स टू -1/3 इंटू x प्लस 3/2, ऐसी आएगी बेटा इक्वेशन। सबकी अलग अलग आई, एक बार मुझे निकालनी पड़ेगी ऐसा लग रहा है मेरे को। 2y - 1, ये 2 से तो ये 2 कैंसिल कर दूंगा, 3 को इधर ले लेंगे, -2x + 3, तो 3 2 6y -3 इज इक्वल्स टू -2x - 3, तो इक्वेशन आ गई है x + 3y इज इक्वल्स टू 0, x + 3y इक्वल्स, हाँ काफी सारे बच्चों ने ये आंसर दिया। आयुष आपका गलत आ रहा है, आयुष आपका गलत आ रहा है, वैभव का भी गलत आ रहा है, आप वैभव आपने स्लोप ही चेंज नहीं करा है, वैभव आपने स्लोप चेंज नहीं करा है ना, स्लोप इसका लेना पड़ेगा ना परपेंडिकुलर का, इसकी इक्वेशन निकालनी। हाँ काफी सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, तो आई बात समझ में, बेसिकली ये जो परपेंडिकुलर और पैरेलल का यूज क्या है, मतलब अब जैसे ना क्वेश्चन में वो बोलेगा नहीं, अब क्वेश्चन में क्या ये सब चीजें अपने को छाटनी है, या भाई एल्टीट्यूड है तो भाई इसके परपेंडिकुलर है, इससे पास हो रहा है, उसका स्लोप निकाला, ऐसे करा अपन ने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मैंने देखा अच्छा मिड पॉइंट से जाएगा, इसके परपेंडिकुलर है, ऐसा अपन ने, ये सब चीजें क्वेश्चन में अपने को करनी पड़ती है ऐसा। बोलो बच्चों आई कि नहीं बात समझ में, कैसे निकालना है, क्या करना है, कोई डाउट है किसी को? इंटर रिलेट बहुत करनी पड़ेगी, हाँ इंटर रिलेट मतलब कुछ नहीं, देखो कोई भी एक प्रॉपर्टी है ना, कोई भी एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से कोई ना कोई मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन बनती है, एक प्रॉपर्टी मतलब एक मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन, सीधे सीधे, बस अब वो प्रॉपर्टी निकाल के और उसको मैथमेटिकली लाना वो अपना काम है, यही कोऑर्डिनेट है बेसिकली, कि हाँ मुझे पता है ये मीडियन ऐसा होता है, तो वैसा होता है तो इसको आप वहां पे लेके जाओ, मेन चीज है। प्लेलिस्ट पर पुराना वीडियो एक दिन के लिए चालू कर दो, कौन सा वाला, अभी तो सारे चालू ही है बेटा, कौन बच्चा आया है ये, त्रिपाठी, अच्छा त्रिपाठी, ठीक है
हाँ ऑर्थो सेंटर, और इनफैक्ट ऑर्थो सेंटर निकालने का ये मेथड ज्यादा इजी है। ऑर्थो सेंटर के लिए इनफैक्ट ये वाला मेथड ज्यादा इजी है। सेंट्रोइड के लिए आप फॉर्मूला यूज करो, इन सेंटर के लिए आप फॉर्मूला यूज करो, ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर के लिए ये ज्यादा इजी रहता है अपने पास। कुछ बता रहा है क्या प्राइवेट? मैं चेक कर लूंगा, ठीक है ना। अभी मैं दिवाली तक सब खोल दूंगा, मतलब दिवाली तक मैं सारे वीडियो ओपन कर दूंगा, जिसका कुछ भी पहले का छूटा हुआ है दिवाली की छुट्टियों में उसको पूरा कर लेना, है ना, ठीक है। चलो तो बहुत है आज के लिए, इतना ही है ना। मैं इस पर कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा थोड़े से और बेसिक प्रैक्टिस के हिसाब से, वो एक बार आप लोग कर लेना, ठीक है। चलो दिवाली पे छुट्टी अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है तो बहुत कम छुट्टी है इस बार, फ्राइडे सैटरडे और संडे अभी तक, फ्राइडे सैटरडे संडे, नेक्स्ट वीक फिर देखते हैं बाकी को, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे संडे की छुट्टी है वैसे, ठीक है बच्चों। चलो ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, है ना। सिलेबस यार अभी नहीं पता नेक्स्ट टेस्ट का, हाँ नेक्स्ट टेस्ट में स्ट्रेट लाइन आएगा पूरा, नेक्स्ट टेस्ट में स्ट्रेट लाइन पूरा आ जाएगा, है ना।